बच्चों, तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इंडिया के नंबर 1 पॉलिटेक्निक एकेडमी रेशमा एकेडमी पर। और आज के क्लासेस में हम सभी लोग अपने चैप्टर 2 के लास्ट के कुछ प्रश्न को देखने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि आपका जो टॉपिक है वो पूरे तरीके से खत्म हो चुका है, लेकिन इसके कुछ प्रश्न और इसके कुछ प्रोग्राम्स आपको जो करने हैं, जानने जरूरी है, वो हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो फटाफट से आप लोग रेडी हो जाइए आज की क्लासेस को देखने के लिए। और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को आज की वीडियो बहुत ही धमाकेदार, बहुत शानदार और एकदम दिवाली की तरह लाइटिंग करने वाली हो और आप लोगों को आज पढ़ करके एकदम मजा आ जाए। तो फिर स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज जो आपको मालूम है, दिवाली जो है वो बस सिर्फ और सिर्फ आपके 1 नवंबर के बाद खत्म हो जाएगी। और उसके बाद फिर जो बच्चे अभी तक रेशवा से नहीं जुड़े हैं उन्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और रेशवा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उनसे वो बच्चे चूक जाएं जो वाकई में अपने सेमेस्टर की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहते हैं। और आप सभी लोगों को पता ही है कि क्रैश कोर्स जो है वो भी आप लोग का स्टार्ट होने जा रहा है और मे भी शायद स्टार्ट हो चुका है। और आपकी उसकी प्राइस कोई बहुत ज्यादा नहीं रखी गई है, उसकी भी प्राइस कुछ टाइम में और भी कम हो ही जाएगी। लेकिन क्योंकि जो बच्चे अभी कोर्स परचेस करेंगे उन्हें क्रैश कोर्स उसके साथ दिया जाएगा। तो आप सभी लोगों से विनती है कि आप लोग अगर अभी तक इन सारे के सारे चक्कर में पड़े हुए हो तो अपने उन सब चक्करों से हटिए। अगर किसी ने आपको कह दिया है कि वहां से नहीं मिलने वाले आपको कंटेंट, तो अपने दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए और वापस से अपने दिमाग को जगा करके रेशवा पर आने के लिए तैयार हो जाइए। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। मैं हूं रोशनी और आज की वीडियो को जय श्री राम का नाम लेकर के स्टार्ट करने जा रही हूँ। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपका, यही सब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है जिन्हें हम लोग अपने दिमाग में ऐसे ही यूं ही सोचते हैं कि नहीं नहीं ऐसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये आपसे जरूर पूछता है। ये सब छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको आपके सब्जेक्टिव प्रश्न को लिखने के लिए प्रोत्साहित करती है। समझ आया? जैसे देखिए क्या है, आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि विच कीवर्ड इज यूज्ड टू, विच कीवर्ड इज यूज्ड टू टर्मिनेट अ लूप परमानेंटली। ठीक है, पाइथन में कौन सा कीवर्ड जो है वो आपको लूप को परमानेंटली ब्रेक करने के लिए या टर्मिनेट करने के लिए यूज किया जाता है। इन पाइथन विच कीवर्ड इज यूज्ड टू, मैं यहां लिख रही हूं, इन पाइथन which keyword is used to terminate the loop permanently। आपका बताने का मन है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। मुझे तो इसका आंसर मालूम है, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। मैं ये नहीं कहूंगी, मैं एक्टिंग नहीं करूंगी कि नहीं नहीं भाई मुझे नहीं आता, मुझे आता है बट मैं बताऊंगी नहीं। इसलिए भी नहीं बताऊंगी क्योंकि थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, थोड़ा समझते हैं कि कैसे। देखिए, मैं आप लोगों को बार बार एक शब्द जो है वो देखिए मैंने अभी भी आपको कहा है, और वो शब्द आपका क्या है कि थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक लेने का मतलब यही है कि जो आपका ब्रेक का मतलब होता है क्या कि थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं यानी थोड़ा ठहरते हैं, तो इसका मतलब ही होता है। बाकी जो है स्टॉप हमने कभी यूज किया नहीं है, एंड हमने कभी यूज किया नहीं है। हम लोग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो बार बार यूज करते हैं, वो हम लोग ब्रेक यूज करते हैं। पिछले बार वाले प्रोग्रामिंग याद होगी ना, ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट जो है उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप से बाहर आने के लिए। किसके लिए बच्चा? लूप से बाहर आने के लिए हम लोग यूज करते हैं। क्लियर? समझ गए? ठीक है, वेरी गुड। चलो अब दूसरे प्रश्न की तरफ फटाफट से बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और इसके भी कुछ प्रश्न को देखेंगे, कौन कौन से प्रश्न का क्या क्या काम है। ठीक, Which of the following statement is used for multiple branching in Python? ठीक है, which of the following, ठीक है ना, which of the following मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ, which statement is used to, which statement is used to, which statement is used for multiple branching in Python, for
मल्टीपल ब्रांचिंग इन पाइथन, आपने इसका भी प्रोग्राम किया है, ठीक है। मल्टीपल ब्रांचिंग इन पाइथन, ओके, मल्टीपल ब्रांचिंग इन पाइथन, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो आपको मालूम है कि जो इफ एल्स होता है वो क्या काम करता है? इफ एल्स हमारा सिंगल कंडीशन के लिए होता है, ठीक है। ये सब आपके कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, आपको मालूम ना, ये आपके सिंगल कंडीशन के लिए होता है, यानी हम लोग इफ में सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन देते हैं और एल्स में हम लोग उसका अल्टरनेट स्टेटमेंट जो है उसको प्रिंट कराते हैं, ये आप सभी लोग को मालूम होगा। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपके मल्टीपल ब्रांचिंग के लिए, मल्टीपल कंडीशन के लिए, तो मात्र एक और एक ही कंडीशन आपका पाइथन में सपोर्ट करता है, एंड दैट इज एलिफ, ठीक है ना, एलिफ, ठीक। मैं यहाँ लिफ भी दे लिया, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ एलिफ, ठीक है, एलिफ, ओके। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एलिफ इज यूज्ड फॉर, एलिफ स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर is used for multiple branching multiple branching in Python, ठीक। फिर इसके अलावा और यहां पर एक चीज और भी लिख देती हूं कि if comma while comma for comma if else is used for single branching of सिंगल ब्रांचिंग, ठीक है। ये सब आपके सिंगल ब्रांचिंग के लिए है और सिर्फ एकमात्र एलिफ ही ऐसा आपका कंडीशनल स्टेटमेंट है जो कि आपका मल्टीपल ब्रांचिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए नन्हे मुन्ने बच्चों, ठीक। आओ अब आगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? द रेंज फंक्शन इन पाइथन इज यूज, ठीक है। हम लोग वाई वी यूज रेंज फंक्शन इन पाइथन, ये बताइए हम लोग पाइथन को क्यों क्यों यूज करते हैं, पाइथन में हम लोग रेंज फंक्शन को क्यों यूज करते हैं? यहां मैं लिखती हूं वाई वी यूज रेंज फंक्शन इन पाइथन, ठीक है। रेंज फंक्शन इन पाइथन, हम लोग रेंज फंक्शन का यूज क्यों करते हैं पाइथन में? इसका कोई अगर आंसर बता देता तो बड़ी मेहरबानी होती। आप लोग को मालूम है मैंने रेंज फंक्शन का बारे में आप लोग को पढ़ाया है, लास्ट वीडियो में आप लोग पढ़े भी हो रेंज फंक्शन आपका कैसे और क्या काम करता है, तो ये आप लोग को कराया है मैंने। आई होप अगर आप लोग को समझ आया तो आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में बताने की कृपा करें कि वाई वी यूज रेंज फंक्शन इन पाइथन, ठीक। सिंपल सी चीज है, हमारा दो नंबर, ठीक है ना, हमारा जनरेट करने के लिए दो नंबर के बीच का रेंज, ठीक है ना, जिसमें आपका फर्स्ट वैल्यू स्टार्टिंग बताता है और लास्ट वैल्यू किस स्टेप तक जाता है ये बताता है, ठीक है ना, समझ आया? तो जनरेट रेंज ऑफ वैल्यूज between two numbers with a specified step, ठीक है। to generate we use range python, we use range function in python we use range function in python to generate करने के लिए a range of values between two number, a range of numbers a range of values between two number with specified step,
विथ स्पेसिफाइड स्टेप्स। ठीक है, समझ आया? ये होता है आपके रेंज फंक्शन का काम। समझ गए? अब देखिए क्या क्या है, विच लूप इज मोर सुटेबल व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन इज अननोन। जब आपका नंबर ऑफ इटरेशन अननोन होता है तो आपका हम लोग कौन सा लूप इस्तेमाल करते हैं? वाइल लूप इस्तेमाल करते हैं, फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं, कौन सा करते हैं ये बताइए? या दोनों ही करते हैं? ऐसा कोई लूप है ही नहीं। ठीक है, मैं आपको बता दूं, अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि वो कौन सा आपका लूप है जिसको जब हमें ये ना मालूम हो कि हमें हमें कितने स्टेप तक काम करना है, जो भी लूप आएगा वो अपने स्टेप को स्पेसिफाइड लेकर के आएगा। कोई भी लूप बिना स्पेसिफाइड स्टेप के नहीं होता। ठीक, वो भले आपको वैल्यू नहीं देगा लेकिन वो वहां पर आपको उस वक्त के लिए ये चीज जरूर रहती है कि आपका वहां आपको वैल्यू नहीं देता लेकिन आपको स्टेप जरूर देता है कि आपको कितने स्टेप तक इसमें इसको काउंट कराना है या कितने स्टेप तक आपको इसको यूज में लाना है। ये आपका जरूर से जरूर रहता है। समझ आया? ये आपका कहीं भी बिल्कुल भी नहीं रहेगा कि आप उसको अपने मन के अकॉर्डिंग कैसे भी आप उसको काम करा लीजिए। ठीक है? ओके, ये था आपका इसके बारे में, लूप के बारे में। ठीक है, कि कोई भी ऐसा लूप नहीं है जो विदाउट नंबर ऑफ इटरेशन के साथ आता हो। ठीक, बाकी मैंने आप लोगों को बताया ही था कई सारा कि आपका जो ये है वो किस तरीके से काम करेगा। कि मान लो अगर आपको कोई एक वेरिएबल दिया है, ठीक, वेरिएबल आपको किस तरीके से दिया है, कैसे लिखना है, कैसे काउंट कराना है, वो आपको कोड दे देगा। ठीक है, और आपको उसको लिखना पड़ेगा। समझ आया? तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक और लिख लेते हैं, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ठीक है, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ठीक है, आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। ठीक, मान लीजिए आपने इसमें सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला हम लोग वेरिएबल इसमें लेते हैं एंड दैट इज ए। हमने ए की वैल्यू कितनी दे दी बेटा? 10 दे दी है। ठीक है ना, टान निकल रहा है मुंह से, 10 दे दी। ठीक, तो जब हमने 10 दे दिया वेरिएबल, ठीक, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? लूप का इस्तेमाल करेंगे। अब मैंने लिखा कि वाइल ए इज ग्रेटर देन, ओके, ए इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, a इज ग्रेटर देन 5, जो a है वो आपका 5 से बड़ा है, जो कि सही भी है। ठीक है, तो क्या करेगा? आपका प्रिंट करेगा, प्रिंट a। ओके, इसके बाद फिर आपका क्या हो जाएगा? a माइनस इज इक्वल टू 2। ठीक, इसका मतलब आपको समझ में आया होगा। ठीक, इसका मतलब आपका ये होता है a माइनस इक्वल टू 2 का मतलब a माइनस 2। ठीक है, या फिर a इज इक्वल टू a माइनस 2। समझ आया? क्या होगा आपका? a इज इक्वल टू a माइनस 2, इसकी मीनिंग होती है, इस वाले लाइन की मीनिंग क्या होती है? a इज इक्वल टू a माइनस 2, ये इसकी मीनिंग होती है। इसको देख के घबराना नहीं। अगर आपको कहीं ऐसे लिखा हुआ दिखे a प्लस इज इक्वल टू 2, इसका मतलब होता है a इज इक्वल टू a प्लस 2। समझ आया? तो इसका मतलब ये हो गया, अगर आपको कहीं पर भी लिखा दिखे कि a इज इक्वल टू, सॉरी, अगर आपको इस तरीके से कहीं लिखा दिखे तो ये मत सोचना अरे ये क्या लिख दिया है, इसकी मीनिंग ये होती है। समझ आया? a प्लस इक्वल टू 2 का मतलब a इक्वल टू a प्लस 2 होता है। ठीक, तो अब आपसे इसका ना आउटपुट पूछा है, तो आप लोग बताओगे या फिर मैं इसको जो है सॉल्व करना स्टार्ट करूं? ठीक, चलो, मुझे ना मजा आता है, ठीक, कोड को सॉल्व करने में, तो हम लोग इसको खुद ही से करते हैं। ठीक है, मैं अपना करती हूँ, आप भी इसको करो, फिर आप लोग मुझे इसका आंसर जो है वो बताइएगा। ठीक, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए उसके बाद फिर। देखिए क्या होगा इसका। कंडीशन है आपका, ए की वैल्यू कितनी दी है आपको, अभी इसको मैं लिखवा देती हूँ। ठीक है, कंडीशन आपको दिया है a इज इक्वल टू 10 है। ठीक है ना, तो a की वैल्यू आपको 10 दी है,
तो जो 10 है वो आपका 5 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है, तो प्रिंट करेगा क्या a, यानी आपका 10 प्रिंट कर देगा। ठीक, नेक्स्ट लाइन में आएगा, क्या लिखा है यहाँ पर आपका कि a इज इक्वल टू a माइनस 2। ठीक है, इस लाइन का मतलब क्या होता है, इस लाइन का मतलब होता है a इज इक्वल टू a माइनस 2। तो a की वैल्यू कितनी है बेटा, 10 है, क्या हो जाएगा 10 माइनस 2 कितना आ जाएगा आपका 8। ठीक है, 8 आ जाएगा। वापस हम लोग यहां जाएंगे, जो 8 है वो आपका 5 से छोटा है या नहीं है। ठीक है, जो 8 है वो आपका 5 से छोटा है कि नहीं है। ठीक है, तो है भाई, बिल्कुल छोटा है। ठीक, तो फिर नेक्स्ट लाइन में आएगा, बोला है क्या प्रिंट ए, और अब आपके ए की वैल्यू कितनी है 8 है, 8 को क्या कर देगा प्रिंट कर देगा, क्या कर देगा ए को प्रिंट कर देगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेगा, हम लोग कहाँ आएंगे, नेक्स्ट लाइन में आएंगे। अब लिखा है यहाँ पे a इज इक्वल टू a माइनस 2, और a की वैल्यू अब क्या है आपके 8 है, तो 8 में से 2 गया, कितना बच गया आपका बेटा 6 बच गया। ठीक है, 8 में से 2 गया, कितना बचा 6। देखो जो बता रही हूं वो आपको समझ में आ रहा होगा। याद रखिएगा कि आप बोलेगा कि आप ये बार बार बच्चे पूछते हैं कि मैम ए की वैल्यू 10 है तो वो आपकी कम कैसे हो रही है। बेटा ए एक वेरिएबल, और वेरिएबल का मतलब समझते हैं ना, जो चेंजेबल होता है, तो इसकी वैल्यू देखो यहां आ करके बार बार घट रही है। देखो a इज इक्वल टू a माइनस 2, तो जब मैंने 10 में से 2 को माइनस किया तो कितना बचा मेरा 8 बचा, कितना बचा 8 बचा। वो स्टोर कहां हुआ है आपका, इसी a में हुआ, यानी अब आपके a की नई वैल्यू कितनी है 8 है, कितनी है नई वैल्यू 8 है। तो जो 8 है वो आपका 5 से बड़ा है, जी हाँ बड़ा है, कंडीशन ट्रू है। नेक्स्ट लाइन में आएगा प्रिंट ए करेगा। ठीक है, जैसे ही वो प्रिंट ए करेगा तो यहाँ आपका 8 जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट लाइन में आएगा, लिखा है a माइनस इक्वल टू, इसका मतलब होता है a इक्वल टू a माइनस 2 होता है। तो अब आपके 8 की वैल्यू, अब आपके a की वैल्यू कितनी थी 8 थी, 8 में से 2 गया, कितना बचा आपका 6। ठीक, तो यहां पर जाएगा 6 जो है वो आपका 5 से छोटा है कि नहीं है, सॉरी बड़ा है कि नहीं है, जी हाँ बड़ा है। जो 6 है वो आपका 5 से बड़ा है। नेक्स्ट लाइन में आएगा, लिखा है प्रिंट ए, यानी कि 5 को प्रिंट करा देगा। ठीक है, क्या करा देगा 5 को प्रिंट करा देगा। ओके, तो यहां पर क्या हुआ, यहां आपका 5 जो है वो प्रिंट हो गया। ठीक, फिर नेक्स्ट लाइन में आएगा, लिखा है a इज इक्वल टू a माइनस 2, तो अब आपके a की वैल्यू कितनी है बेटा 6 है, तो 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। फिर यहां पर जाएगा, अब देखेगा जो 4 है क्या वो आपका 5 से बड़ा है, ठीक नहीं बड़ा है। ठीक है, नहीं बड़ा है, तो आपका लूप यही टर्मिनेट हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो यहां पे आपकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी ये आएगी, यानी आपका आउटपुट क्या आएगा 10, 8 और 6। ठीक है, ये आपका आउटपुट होगा। बच्चे ये बोलते हैं कि मैम हम लोग बार बार यहाँ क्यों जा रहे हैं, देखो बेटा इस लाइन पे जाने का मतलब ये है कि ये लाइन आपकी तब तक चलेगी जब तक आपका दिया गया कंडीशन फॉल्स न हो जाए। लूप का मतलब ही ये होता है कि आपका दिया गया कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं होता तब तक आपका लूप जो है वो ऐसे ही काम करता रहेगा। ओके, ये होता है आपके लूप का मतलब कि आपकी जो दी गई कंडीशन है वो आपकी ट्रू जब तक रहेगी, वो अंदर की स्टेटमेंट यानी ए को प्रिंट कराता रहेगा। ठीक है, तो आपका जो दिया गया कंडीशन है वो देखो ध्यान से, दिया गया कंडीशन जो है वो आपका ए, वो जब तक बड़ा है 5 से तब तक ए प्रिंट होगा। ठीक है, जब तक आपका जो ए है वो 5 से बड़ा है तब तक ए प्रिंट करता रहेगा, ये कंडीशन दी गई है। ठीक, चलो अब हम लोग एक और प्रश्न देखते हैं आगे चल के। ऐसा ही एक और प्रश्न रहेगा। ठीक, ये ए था, इसको हम लोग बी मान लेते हैं, इसको ए कर लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ओके, दिस वन इज योर ए एंड दिस वन इज योर बी। ठीक, यहाँ पे लेते हैं आई की वैल्यू, आई इज इक्वल टू 12। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा आपका आई वाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू, आई इज लेस देन और इक्वल टू 22। ठीक है, 22 ये कर दिया हमने, यहां लिख दिया हमने क्या प्रिंट आई
i प्लस इज इक्वल टू 3। ठीक है, i प्लस इक्वल टू 3 का मतलब क्या हो गया, इस वाले लाइन का मतलब ये होता है i इज इक्वल टू i प्लस 3। ठीक, ये है। इसका आउटपुट आपका क्या हो जाएगा ये बताइए, इसका आउटपुट जो है वो क्या हो जाएगा, हम लोग इसको कैसे, किस तरीके से जो है हम लोग इसको वो मानेंगे, सही मानेंगे, बताइए आप लोग, बोलिए, बताएंगे। चलिए इसका आउटपुट मैं लिखती हूँ और बाकी फिर इसको आप लोग जो है समझाती हूँ। ठीक है, इसका आउटपुट क्या आएगा, while i is लेस देन 22, कंडीशन ट्रू है, 12 को प्रिंट कर देगा, फिर क्या हो जाएगा आपका i प्लस 3 यानी 12 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना आ गया आपका 15 आ गया। ओके, फिर उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे, यहाँ क्या है आपका i इज लेस देन और इक्वल टू 22 यानी 15 जो है वो अभी भी आपका 22 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है। नेक्स्ट लाइन में आया 15 प्रिंट कर दिया, अब क्या हो गया आपका 15 प्लस 3 इक्वल टू 18, यहाँ कितना हो गया आपका 18 जो है वो आपका प्रिंट कर गया, 18 जो है वो आपका अभी भी 22 से छोटा है। ठीक है, अभी समझाती हूँ, पहले इसका आउटपुट लिख लूं। ठीक, तो अभी भी आपका 22 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 18 को जो है कि ये प्रिंट कर देगा। ओके, फिर नेक्स्ट लाइन में आएगा, यहाँ पे कितना हो गया आपका 18 प्लस 3 यानी कि 21। अब आपके a की वैल्यू कितनी है 21 है, तो जो 21 है वो आपका 22 से छोटा है, जी हाँ बिल्कुल छोटा है, तो ये क्या करेगा 21 को यहाँ पर प्रिंट करा देगा। फिर नेक्स्ट लाइन में आएगा, अब यहाँ पे क्या हो गया आपका 21 और प्लस 3 मिलाकर कितने हो गए 24 हो गए। फिर कंडीशन चेक करेगा, तो जो 24 है वो अगर आपका 22 से छोटा है तो प्रिंट करेगा ए, और नहीं है तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा, तो ये आपका इतना आउटपुट हो जाएगा। दिस वन इज योर आउटपुट। समझ आया, ये क्या है, ये आपका आउटपुट हो जाएगा। क्लियर, समझ गए, यही मुझे आपको यहाँ पर बताना था। ठीक, अगर आप समझ गए हो तो अच्छी बात है। ओके, चलिए अब इतनी चीज समझ में आ गई है, तो कुछ चीजों को मैं आपको एज अ होमवर्क दूंगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि इन फॉर लूप, इन ए फॉर लूप इन पाइथन द इटरेशन वेरिएबल, ठीक है ना, इन पाइथन अ फॉर लूप इटरेशन वेरिएबल इज, ठीक, इसके आगे आपका डैश छोड़ा हुआ है, ठीक है, डैश छोड़ा हुआ है ऐसे करके, तो इसका आंसर आपको बताना है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मस्ट ऑलवेज, जो आपका इटरेशन वेरिएबल है, ठीक है ना, जो आपका वेरिएबल है वो आपका कैसे स्टार्ट होना चाहिए, मस्ट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ओके, मस्ट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो, मस्ट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो, ठीक है, जीरो से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या कह रहा है, ये आपसे बोल रहा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टार्ट पैरामीटर इन द रेंज फंक्शन, ठीक है ना, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टार्ट पैरामीटर इन द रेंज फंक्शन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ, पर्पस ऑफ स्टार्ट पैरामीटर, पैरामीटर इन रेंज फंक्शन, ठीक है, इन रेंज फंक्शन। ओके, आपको इसका आंसर बताना है।
क्या पर्पस हो सकता है, सोचो जरा, क्या पर्पस हो सकता है आपके स्टार्ट पैरामीटर का रेंज फंक्शन में। रेंज फंक्शन में जो आपका स्टार्ट पैरामीटर होता है उसका क्या पर्पस होता है, ये आपसे पूछा है। तो सिंपल सी चीज है कि जो आपका स्टार्ट पैरामीटर है ये आपका स्पेसिफाई करता है, स्टार्ट पैरामीटर इन ए रेंज फंक्शन, इट स्पेसिफाइज द एंडिंग वैल्यू ऑफ ए सीक्वेंस। ओके, जो यूज करते हैं हम लोग, द पर्पस ऑफ start parameter in range function function in range function is to specify the ending value of sequence, is to specify the ending value of a sequence, the ending value of a sequence। ठीक है, ये होता है आपका रेंज फंक्शन का काम। क्लियर है? ठीक है, रेंज फंक्शन जो है ये आपका इसी ही तरीके से काम करता है। क्लियर? अब आपकी और क्या क्या चीजें हैं, बस एक आध दो प्रश्न आपके और हैं जो कि आपके मुझे थोड़े से जरूरी लग रहे हैं। ठीक है, जो मैं आपको करा दूं उसके बाद फिर हाँ, इतने प्रश्न हो गए। बाकी जो भी है एक कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में है। ठीक है, व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ व्हाइल लूप। ओके, व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ व्हाइल लूप, ये आपका प्रश्न जो है वो आपसे पूछा गया है कि सिंटेक्स क्या होता है व्हाइल लूप का। तो आपको मैंने कराया है कि आपका सिंटेक्स क्या होता है, ये आपके इस तरीके से इसमें कुछ जो प्रश्न है वो पूछा है। साथ ही में आपसे एक प्रश्न ये भी पूछा है कि इन पाइथन विच लूप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट इट्स ब्लॉक ऑफ कोड एट लीस्ट वन इवन इफ द कंडीशन इज इनिशियली फॉल्स। ठीक है, याद रखिएगा, देखिए मैंने आपको बताया था जो डू वाइल होता है इसका काम यही होता है कि अगर आपका कंडीशनल स्टेटमेंट फॉल्स भी है, ठीक है ना, मैं यहां लिख दे रही हूं विच कंडीशनल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, वो आपका डू वाइल का काम होता है। अगर उसमें आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट फॉल्स भी है, जो कंडीशन दिया गया अगर वो फॉल्स भी है, फिर भी वो आपका एक बार काम जरूर करेगा, चलेगा वो। ठीक है, वो फिर भी आपका एक बार एग्जीक्यूट जरूर करेगा और प्रिंट भी कराएगा। समझ आया? ये आपके इसका इस्तेमाल इसी तरीके से होता है कि विच कंडीशनल स्टेटमेंट executes a executes block of code even if the condition is initially false। initially का मतलब starting से ही, condition is initially false। ठीक है, आंसर इसका क्या होगा आपका, दैट इज डू वाइल। डू वाइल लूप जो है वो आपका इसी तरीके से काम करता है। इसमें अगर आपका कंडीशन एक बार फॉल्स भी रहेगा फिर भी, क्योंकि ये ना कंडीशन आपका लास्ट में देता है। समझ आया? इसमें आपका क्या होता है कि इसमें आपकी कंडीशन बाद में दी गई होती है, पहले आपका इसमें स्टेटमेंट दिया जा चुका होता है। डू वाइल में पहले कंडीशन होता है, बाद में डू वाइल में पहले आपका स्टेटमेंट होता है, बाद में कंडीशन होती है। इस वजह से ये आपका एक बार स्टेटमेंट को प्रिंट करा चुका होता है, जबकि आपकी कंडीशन फॉल्स होती है फिर भी, क्योंकि वो पहले कंडीशन चेक किया ही नहीं, कंडीशन इसमें बाद में दी गई होती है। इसका रीजन क्या है, इसका कारण यह होता है, ठीक है, इसमें इसमें कंडीशन बाद में दी गई होती है, जिसके कारण इसमें कंडीशन बाद में दी गई होती है, बाद में दी गई होती है, जिसकी वजह से
जिसकी वजह से स्टेटमेंट एक बार प्रिंट हो चुका होता है। एक बार प्रिंट हो चुका होता है। ये होता है आपके डू व्हाइल का रीजन, ठीक है ना, कि इसमें स्टेटमेंट पहले दिया होता है, इसमें स्टेटमेंट पहले दिया होता है और कंडीशन बाद में दिया होता है, और कंडीशन बाद में। यही कारण है कि ये एक बार स्टेटमेंट को प्रिंट करा देता है कंडीशन फॉल्स होने के बाद भी, कंडीशन बाद में। और यही कारण है, और यही कारण है कि कंडीशन फॉल्स होने के बाद भी, फॉल्स होने के बाद भी यह ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है। एक बार एग्जीक्यूट जरूर करता है। अगर आपसे पूछे ऐसा क्यों होता है तो यही कारण बताइएगा, ठीक है। यही रीजन है कि इसमें ब्लॉक ऑफ कोड एक बार आपका जरूर काम करेगा, ठीक, इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स, ठीक है। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है फिर भी आपका एक बार काम जरूर करता है, एक बार रन जरूर करता है। ये रीजन होता है आपके डू व्हाइल का, ठीक है ना। डू व्हाइल में आपका देखिए, व्हाइल में आपका क्या है कि पहले कंडीशन चेक होगी फिर आपका स्टेटमेंट प्रिंट होगा। इसमें क्या होता है कि पहले आपका कंडीशन, ठीक है, पहले आपका कंडीशन नहीं चेक करता है, पहले वो आपका चेक करेगा क्या, आप मतलब इसमें कंडीशन आपकी लास्ट में दी होती है। जो आपका सिंटेक्स होता है वही आपका कुछ इस तरीके से है कि क्या करे पर, मतलब इसका सिंटेक्स ही कुछ इस तरीके का बना है कि इसमें हमारा पहले हमारा इसमें स्टेटमेंट प्रिंट हो चुका होता है और बाद में हमारी जो कंडीशन है उसको प्रिंट कराया जाता है, ठीक है। ये आपके डू व्हाइल का सिंटेक्स ही ऐसा होता है। जबकि व्हाइल में क्या है, बिना कंडीशन चेक किए वो एक भी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करेगा। वहीं डू व्हाइल में ऐसा होता है कि कंडीशन लास्ट में दी होती है और पहले आपका स्टेटमेंट दे दिया होता है। डू व्हाइल स्टेटमेंट देन कंडीशन, ठीक है। इसका सिंटेक्स ही ऐसा होता है जिसकी वजह से अगर आपका कंडीशन गलत भी ना, अब पहले वो कंडीशन, पहले कंपाइलर कंडीशन पर आता तो कंडीशन चेक करता, वो डू व्हाइल के तुरंत बाद तो आपका स्टेटमेंट पर आ गया ना, तो वो कैसे चेक करेगा। वो आपका डू के बाद स्टेटमेंट आ गया, देन व्हाइल के बाद आपका कंडीशन लगाया गया। इसका ऐसा सिंटेक्स होता है जिसकी वजह से ये आपका एक बार स्टेटमेंट को प्रिंट करा चुका होता है। ये इसका रीजन है, इसका सिंटेक्स, इसका जो बनावट या स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका ये एक बार गलत होने के बाद भी स्टेटमेंट जो है उसको प्रिंट करा देता है, ठीक है। चलिए हम लोग इसका एक अगर मैं आपको बताऊं, हम लोग इसका एक सिंटेक्स देख लेते हैं ताकि आपको चीजें जो है वो थोड़ी सी समझ में आ जाए, ठीक है। डू व्हाइल सिंटेक्स, ठीक है, डू व्हाइल का सिंटेक्स देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा सब कुछ हमें कि ये काम कैसे करता है। तो सिंपल सी चीज है कि पहले आपका डू देगा, ठीक है, उसके बाद उसमें क्या करेगा, आपका स्टेटमेंट देगा, फिर क्या करेगा आपका व्हाइल, एंड देन यहाँ पे क्या करेगा, कंडीशन देता है, ठीक है। पहले क्या करता है, ये लिखता है डू, ओके, ब्रैकेट स्टार्ट, यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, बॉडी ऑफ द लूप, बॉडी ऑफ द लूप, ओके, स्टेटमेंट्स, यहाँ पे ये खत्म, फिर यहाँ क्या होता है आपका व्हाइल, एंड देन हियर इज अ योर कंडीशन, ठीक है। तब यहाँ पे क्या देता है आपका कंडीशन देता है। तो ये रीजन होता है आपका कि ये पहले आपका
स्टेटमेंट को प्रिंट कराता है और बाद में कंडीशन आती है। जैसे कि कंप्यूटर में कंपाइलर होता है जो, तो वो पहले आपके इस लाइन पर आया तो पहले इसी को एग्जीक्यूट कराएगा, तो पहला आउटपुट आपका इसी का आएगा। साथ में जब वो कंडीशन को चेक करेगा तब तक आपका एक बार स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो चुका होगा। तो जब तक वो कंडीशन चेक करता है तब तक में एक बार कंडीशन फॉल्स होने पर भी स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो चुका होता है। ठीक, तो ये आपके इतने क्वेश्चन थे। अब हमारा स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3, जिसमें आपका स्ट्रिंग है, सेट है, लिस्ट है, टपल है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सभी लोग रेडी रहिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट। मन लगा करके पढ़िए। धन्यवाद।